नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेवर स्टडी में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को अपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको वीडियोस पढ़ने में और उनके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो चलिए हम आपका सेशन शुरू करते हैं, जो कि हम लाए हैं आपको लोगों के लिए 15 क्वेश्चंस का एक शानदार सेशन, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे आपकी इसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन होंगे और आपके करंट से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसा पैटर्न आपके पेपर में आता है दोस्तों, इस समय आपके पेपर का पैटर्न जैसा आता है, हमने सेम वैसा ही सेशन आप लोगों के लिए शुरू किया है। तो आप लोग इस सेशन को पूरा आखिरी तक देखें और एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन स्किप करेंगे तो इसमें आपका लॉस होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आपका सेशन, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारहीनता होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारहीनता क्या होती है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, क्या गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है, या फिर जब गुरुत्वाकर्षण घटता है तब भारहीनता होती है, या फिर निर्वात की स्थिति में भारहीनता होती है, या फिर हमको भारहीनता का कुछ पता ही नहीं चलता। इनमें से कोई नहीं, आपको सही आंसर बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग अपना एक खुद से प्रयास करेंगे इसका सही आंसर देने का। अगर आप खुद से इसका सही आंसर नहीं दे सकते हैं तो हम आपको जो भी आंसर बताएंगे वो आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और उसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर लिखेंगे, ताकि जिस समय आप पेपर से पहले हमारे नोट्स को रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला, भारहीनता क्या होती है, जो इसका आंसर सही है दोस्तों, इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। क्या इसका आंसर सही है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। जब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य होती है, मतलब जब जी का मान क्या होता है दोस्तों, जी का मान जब शून्य होता है, 0, तब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर भारहीनता होती है। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही दोस्तों? ए आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है कि आरबीआई ने 100 रुपये का नया नोट जारी किया है, जो कि किस रंग का है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, डीमोनेटाइजेशन के बाद कई सारे नए नोट जारी किए गए हैं। 500 का नया नोट, 2000 का नया नोट, 100, 50, 10, 20, हर एक नए नोट जारी किए गए हैं, जो कि कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की एक केंद्रीय बैंक है। तो भारत की केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा 100 रुपये का जो नया नोट जारी किया गया दोस्तों, पूछ रहा है वो किस कलर का है। ऑप्शन नंबर ए है चमकीला लाल, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोरेसेंट ब्लू, ऑप्शन नंबर सी हल्का गुलाबी, या फिर ऑप्शन नंबर डी गहरा लाल। तो जाहिर सी बात है, आप में से सभी बच्चों ने 100 रुपये का जो नया नोट जारी हुआ उसको तो ज़रूर ही देखा होगा। तो उसका कलर क्या कभी आपने नोटिस किया है कि वो किस कलर का है? नहीं किया है? चलिए बताते हैं कि जो आरबीआई ने नया नोट जारी किया है 100 रुपये का, वो है फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का। किस कलर का है दोस्तों? फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का वो नया नोट जारी किया गया है आरबीआई द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम राइट आंसर है। तो इसी में आपके एचडब्ल्यू के लिए हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं, जो कि आपको बताना है कि जो 2000 का नया नोट है वो किस कलर का है और उसमें किसका फ़ोटो बना हुआ है। हर एक नोट के पीछे एक फ़ोटो बना होता है, पहचान होती है। तो उसका कलर, 2000 के नोट का कलर और उस पर किसका फ़ोटो बना हुआ है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दोस्तों कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिएगा, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैस बिल्डिंग में निम्नलिखित गैसों का मिश्रण होता है। जो गैस बिल्डिंग हम लोग कराने जाते हैं उसमें से कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, किन गैसों के मिश्रण से गैस बिल्डिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन और मीथेन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और मीथेन,
या फिर ऑप्शन नंबर डी मीथेन और इथेन। इसमें से आप लोगों को बताना है कि गैस बिल्डिंग में कौन सी दो गैसों का मिश्रण होता है। इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ए आंसर इसका एकदम सही आंसर है कि जब गैस बिल्डिंग कराने जाते हैं तो उसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उसमें मिश्रण होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन एकदम सही हो गया, ए आंसर इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा पूछ रहा है, पूर्णतः काली वस्तु की अवशोषण क्षमता होती है। जो वस्तु पूर्णतः काली होती है उसकी अवशोषण क्षमता क्या होती है। जैसे कि उसको बोल सकते हैं एक तरीके का कृष्ण पिंड। गर्मियों में आप लोगों ने सुना होगा कि काले कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी अवशोषण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप काले कपड़े पहनकर गर्मियों में बाहर जाते हैं तो वो सूर्य की परावैंगनी जो किरणें होती हैं उनको अवशोषित करती हैं, जिससे कि हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो गर्मियों में हमको किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए? हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्णतः काली वस्तु की अवशोषण क्षमता क्या होती है। पूर्णतः काली वस्तु की अवशोषण क्षमता होती है दोस्तों एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। एक मतलब होती है कितनी? 100% या फिर पूरी 100% होती है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटेरा स्टेडियम किस शहर में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका करंट से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की हाल ही में एक मूर्ति बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है मूर्ति? गुजरात के काठियावाड़ में नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी विशालकाय मूर्ति बनाई गई है, जिसको क्या नाम दिया गया? स्टैचू ऑफ यूनिटी। दोस्तों उसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपनी इंडिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है और जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 182 मीटर ऊंचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और कहाँ पर है? नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में। क्वेश्चन पूछ रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटेरा स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो इससे आप ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर गुजरात में उनकी मूर्ति बनाई गई है तो ये भी कहाँ पर है? गुजरात में। तो आपके जो दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर सी और डी, ये तो कैंसिल हो गए क्योंकि ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है और नागपुर हमारा पड़ता है महाराष्ट्र में। बचते हमारे दो ऑप्शन, सूरत या फिर अहमदाबाद। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटेरा स्टेडियम है दोस्तों वो है हमारा अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उनको भी ये सारा कुछ पढ़ने का मौका मिले और आप लोगों की तरह वो भी अच्छे से इसको पढ़ पाएँ और अपना पेपर निकाल पाएँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं हो पाता है उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं हो पाता है उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सुचालक, ऑप्शन नंबर बी है कुचालक, ऑप्शन नंबर सी है विषमवाहक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है आप लोग जल्दी बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कुचालक जो है वो उसमें ऊष्मा जल्दी से नहीं पहुंचती है या फिर उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संचरण जल्दी से नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा कुचालक, वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, आसान और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा है। अब इसमें आप लोगों में कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा कि जो K2 है ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो नहीं दोस्तों,
K2 है ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो K2 है ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है हमारी POK, पाक अधीनस्थ कश्मीर में। कहाँ पर है? पाक अधीनस्थ कश्मीर में। तो ये भारत के अंतर्गत, अभी इसको पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो इसका राइट आंसर, बोर्ड जो इसका आंसर मानता है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कहाँ पर है? ये जो हमारी कंचनजंगा पर्वत चोटी है ये है हमारी सिक्किम में दोस्तों। कहाँ पर है? सिक्किम में। और ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट ये कहाँ की है? ये है नेपाल की दोस्तों। कहाँ की है ये? नेपाल की। तो ये भारत की नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हुआ दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा हुआ कंचनजंगा। बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम राइट आंसर हुआ दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लेना कि K2 पाक अधीनस्थ कश्मीर में पड़ती है, इस वजह से K2 नहीं है, कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बागवानी संबंधित है। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किससे संबंधित है बागवानी, ये आप लोगों को बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी करना। तो ये हो गया हमारा एकदम करेक्ट आंसर। अब बचे हमारे ऑप्शन नंबर ए, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। आप लोगों ने मधुमक्खी पालन सुना होगा ना, तो मधुमक्खी पालन जो होता है वो होता है हमारा एपीकल्चर से। ठीक है। पिसीकल्चर क्या हो गया? पिसीकल्चर होता है हमारा मत्स्य पालन से। किससे होता है? मत्स्य पालन से होता है पिसीकल्चर। बचा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फूलों की खेती से होता है दोस्तों। किससे होता है? जो फूलों की खेती होती है इसको बोलते हैं हमारा फ्लोरिकल्चर, या फिर फूलों का जो रख रखाव किया जाता है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ना। तो ये जो एपीकल्चर, ये तरीके के जो कल्चर वाले क्वेश्चन बनते हैं, अध्ययन वाले या फिर जो लॉजी वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। उस सेशन में सिर्फ यही बताया जाएगा कि लॉजी क्या होता है, कल्चर क्या होता है, किससे क्या होता है। तो आपको पूरा एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। आप अपनी मेहनत से पढ़ाई करिए और हम आपको हर एक वो चीज़ प्रोवाइड कराएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सजदा और पाबोस नामक प्रथा किस शासक द्वारा लगाई गई थी। ये क्वेश्चन आया आपके हिस्ट्री से कि सजदा और पाबोस नामक जो प्रथा थी वो किस शासक के द्वारा लगाई गई थी। दोस्तों सजदा और पाबोस नामक की जो प्रथा थी वो गुलाम वंश का एक शासक था, गयासुद्दीन बलबन, इसके द्वारा लगाई गई थी। और इसको गुलाम वंश का एकदम बहुत ही क्रूर शासक माना जाता है। कैसा शासक माना जाता है? क्रूर शासक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी या फिर नींव रखी थी दोस्तों। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी थी या फिर उसकी स्थापना की थी। और इन्होंने कुतुब मीनार का भी निर्माण शुरू करवाया था। किसका निर्माण शुरू करवाया था दोस्तों? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। अपने एक गुरु थे बख्तियार काकी, बख्तियार काकी की याद में, बख्तियार काकी की याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी था, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश अलग वंश है, खिलजी वंश अलग वंश है। इसके बाद हमारे दिल्ली सल्तनत के वंश होते हैं, गुलाम वंश है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है। इतने जो अभी काफ़ी सारे 5 वंश होते हैं, इसमें एकदम क्रम से बताएंगे हम आपको। जिस समय आपको हिस्ट्री डीपली पढ़ाई जाएगी वो भी आपको सारा कुछ बताया जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी है, ये खिलजी वंश का शासक था। हमारा जो बचता है इल्तुतमिश, इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश की नींव तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण भी आगे बढ़वाया था। किसने? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण भी आगे बढ़वाया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था, ऐसा पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण किया था। किसने?
अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में आक्रमण किया था? ये दिल्ली से अपना विस्तार करना चाहता था और दक्षिण भारत की तरफ बढ़ना चाहता था, तो इसने दक्षिण भारत में आक्रमण किया था। चारों ऑप्शन हमने आप लोगों को बता दिए, और लेकिन इसका सही आंसर भूलना नहीं, गयासुद्दीन तुगलक, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन नाम सुना होगा ना, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों ये। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 1928 को। कब आया था? 1928 1928 को। तो जिसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 1927 को क्या हो गया था? 1927 को साइमन कमीशन बना था। क्या हुआ था? 1927 को बना था और उसको भारत आते थे 1 साल लग गया। बहुत दूर से आया था ना, इंग्लैंड से आया था ये। कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया था। इसको 1 साल लग गया, ये पता नहीं कैसे आया था। इस वजह से 1927 में ये बना था और 1928 में भारत आया था। 1925 में क्या हुआ था? 1925 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था दोस्तों। कानपुर नाम सुने हो? बहुत अच्छा शहर है, कानपुरिया जानते होगे। कानपुर, ये कानपुर में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब कानपुर एक यूनिक शहर है तो कुछ यूनिक हुआ होगा ना, तो इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। किसने? सरोजनी नायडू ने, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी किसी अधिवेशन में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी किसी अधिवेशन में। वो कौन थी? सरोजनी नायडू। और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में। कब हुआ था? 1925 में। पहली भारतीय महिला थी। और इससे पहले एक विदेशी महिला थी, उन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कौन थी? सरोजनी नायडू। कब की थी? 1925 में। और कहाँ की थी? कानपुर में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? पेपर में एक क्वेश्चन बनता है जो देशों की करेंसी के बारे में पूछा जाता है, देशों के उन राजधानी के बारे में, उनकी कैपिटल के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका था ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिनार, ऑप्शन नंबर बी रियाल, ऑप्शन नंबर सी यूरो और ऑप्शन नंबर डी डॉलर। आप लोगों को बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। मुद्रा आप लोग बताइए, तब तक हम बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। कौन सी है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और इसमें एक नदी, 2 नदियाँ हैं, बहुत ही अच्छी नदियाँ, नाम सुनो कि मज़ा आ जाएगा। नदियाँ क्या हैं? एक तो है इसका मरे, दूसरी है डार्लिंग। अच्छा लगा सुन के? हाँ, लोग क्या होता है इसके पीछे ये मर जाते हैं लोग, है ना। तो 2 कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। और हमने क्या पूछा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डॉलर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो डॉलर है वो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। तो चलिए जानते हैं, जो दिनार है ये क्या है? ये भी तो मुद्रा है ना। और दिनार हमारी मुद्रा कहाँ की है? इराक की मुद्रा है। दिनार इराक की मुद्रा है। जो रियाल है ऑप्शन नंबर बी वो ईरान की मुद्रा है। जो यूरो है ऑप्शन नंबर सी वो कहाँ की मुद्रा है? इटली की मुद्रा है। और भी कई देशों की मुद्रा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं, वो हमने आपको बता दी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है? कितनी सदस्यों की संख्या होती है लोक लेखा समिति में? पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, 22 होती है, 15 होती है कि 35 होती है? तो कितनी संख्या होती है? 22 संख्या होती है दोस्तों। कितनी? 22, जिसमें से 15 होती है कहाँ की? 15 जो सदस्य होते हैं वो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों। कहाँ से लिए जाते हैं? चुने जाते हैं लोकसभा से चुने जाते हैं। और बचे कितने? 7 कहाँ से चुने जाते हैं? ये राज्यसभा से चुने जाते हैं। राज्यसभा चुने जाते हो जाते हैं टोटल 22, ठीक। तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 22। ऑप्शन नंबर बी सही है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बर्फ़ का सूत्र क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ना। बर्फ़ का सूत्र पढ़े हो कभी? आज पढ़ लोगे। बर्फ़ का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए D2O, ऑप्शन नंबर बी H2NaCl, ऑप्शन नंबर सी H2O और ऑप्शन नंबर डी MgCl। बर्फ़ का सूत्र कभी नहीं पढ़ा है? पानी का सूत्र तो पढ़ा होगा ना। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। और बर्फ़ किससे बनती है? पानी से। तो राइट आंसर क्या हो गया? H2O। था ना मज़ेदार? लेकिन कैसा था? दिमाग घुमाने वाला था। कुछ लोग होंगे सोचेंगे H2O इतना आसान तो पूछेगा नहीं, कुछ और कराएंगे ना, तो गलती नहीं करना। H2O इसका राइट आंसर है। बर्फ़ का सूत्र होता है H2O, जो कि पानी का सूत्र होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्या होती हैं। नलिका विहीन जो ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? अंतःस्रावी होती हैं, बाह्यस्रावी होती हैं, इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों होती हैं। कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं जो कि नलिका विहीन होती हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं ये कैसी होती हैं? ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, याद कर लेना। चलिए चलते हैं आज के इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। झील से संबंधित क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पूछ रहा है कि नक्की झील किस राज्य में है? नक्की झील किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। झीलों से क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों। देश भर में जितनी भी झीलें हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे एक वीडियो में। देश की झीलें और कुछ दुनिया भर की झीलें भी पूछी जाती हैं, जैसे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो हम ये सब आप लोगों को बताने वाले हैं। फ़िलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि नक्की झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन, क्वेश्चन था आपका नक्की झील किस राज्य में है, तो जो इसका ऑप्शन सही है दोस्तों वो है राजस्थान। नक्की झील कहाँ पर है? राजस्थान में है दोस्तों। राजस्थान गए हो? राजस्थान की कैपिटल क्या होती है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। तो राजस्थान में है नक्की झील। तो चलिए इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके भी बारे में हम कुछ बता देते हैं आपको। लेकिन अगर आप लोगों को जो ये लग रहा हो कि हमारा ये टॉपिक छूटा जा रहा है या फिर सर ने ऐसा कर दिया, इसमें बताने वाला था, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा सेशन चाहिए या फिर क्या टॉपिक वाइज चाहिए, आपको क्या पढ़ना है। ठीक है ना? तो आप लोग कमेंट करके अपनी फीडबैक दे सकते हैं हमको। आपके फीडबैक के हिसाब से हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है ना? तो अपना फीडबैक देने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। फीडबैक आप देंगे उसको पूरा हम करेंगे। ठीक है? तो आपको जो भी पढ़ने का मन हो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जान लेते हैं केरल की कुछ झीलों के बारे में। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो केरल में एक झील है पेरियार झील। कौन सी झील है? पेरियार झील केरल में है और ये फेमस झील है, इसको याद करने लायक है। ठीक है? तमिलनाडु की एक झील है पुलिकट झील, जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आती हैं वही आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु की एक पुलिकट झील बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की दो हैं, एक है वूलर झील और एक है डल झील। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील है, ठीक है, ताज़े पानी की झील है वूलर झील, और ये बहुत ज़्यादा सर्दियों में जम जाती है। ठीक है ना? तो और जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि राजस्थान में नक्की झील है। अब एक क्वेश्चन हम आपको देंगे होमवर्क के लिए। हमने तो बता दिया राजस्थान में नक्की झील है, आपको पता करना है कि राजस्थान में ही एक झील और है जो कि खारे पानी की झील है, बिना किसी समुद्र के टच में हुए। खारे पानी की अक्सर झीलें वो होती हैं जो समुद्र से टच में होती हैं, लेकिन राजस्थान में एक खारे पानी की झील है जो कि समुद्र के टच में नहीं है। तो आप लोगों को बताना है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो जाते हैं और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें वीडियो, अपने फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या चाहिए। दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप कल ये वीडियो देखने आए तो आपके साथ आपके दोस्त लोग ज़रूर उसके साथ ऐड हो, क्योंकि जब आप अपना आंसर देते हैं और आपके फ्रेंड आंसर देते हैं तो आपको और भी पढ़ने में मज़ा आता है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है? चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।